तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लानिंग क्लॉज नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं 6.1 से, जिस क्लॉज के अंदर की हम बात करेंगे कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हैंडल करना है। क्या एक्शंस लेने हैं हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि रिस्क का मतलब क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी, जो हम चाहते नहीं हैं। अनसर्टेनिटी कैन बी ए पॉजिटिव और कैन बी ए नेगेटिव। रिस्क जो चाहते नहीं है वो अच्छा भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आज की डेट में जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इससे अच्छा ये हो रहा है कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हुआ है। हमारे रिवर्स की वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। और गलत तो आप देख ही रहे हो। हमें दोनों के ऊपर एक्शंस लेने हैं। अगर अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करके अपने सिस्टम में अपने सिस्टम में एड्रेस करना है और उसको कंटिन्यू करना है। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं या आने के चांसेस हैं, तो हम उसके ऊपर एक्शंस लेंगे। नॉर्मली हम रिस्क एनालिसिस रिस्क आने से पहले करते हैं, जिसे कि हम प्रोएक्टिवनेस कहते हैं। बट अगर रिस्क आ गया, तब उसके बाद हमने जो कंटीजेंसी बनाई है उसको हम उसके ऊपर एक्ट करें। सबसे पहले हम कोशिश करें कि उस रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कि वो रिस्क हमारे पास आए ही नहीं। अवॉइडिंग रिस्क का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो सपोज करो सप्लायर हमारे पास मटेरियल भेजता है और वो मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है बार बार। सो वो जो रिजेक्शन हो रही है या रिजेक्शन होने के चांसेस है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम उस रिस्क को उस कंपोनेंट को हम इन हाउस ही डेवलप कर लें और इन हाउस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लें और कंट्रोल्स को अपने हिसाब से करें, सो दैट कि वो रिस्क ना आए दोबारा से। हम कोशिश करें कि जो रिस्क का सोर्स है, सोर्स मीन्स जहाँ से रिस्क पैदा हो रही है, उस सोर्स को ही एलिमिनेट कर दें। वो रिस्क वहाँ से आए ही, मतलब वो अगर हमने सोर्स को ही एलिमिनेट कर दिया, सोर्स उसका रूज रीजन को ही ख़त्म कर दिया, तो रिस्क हमारे पास नहीं आएगी। रिस्क को हम कोशिश करें कि उसके बारे में बात करके या उसको डिस्कस करके और उसके लिए हम कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लें। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो लॉकडाउन के अंदर मैंने एक अपॉर्चुनिटी निकाल ली और मैं अपनी नॉलेज को भी शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा सा रीशार्पन कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो मेरा टीवी का टाइम भी कम हो गया देखने का। उससे क्या है कि मेरे दिमाग के ऊपर टेंशन नहीं है और सुबह रूटीन में वही 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक, तो एक रूटीन भी मेंटेन हो रहा है। आप उसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाल के लर्निंग का प्रोसेस भी आप लोग भी स्टार्ट करें। चेंजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है, सपोज करो हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग देने के बाद अगर हम उसको ये बता दें, ऑपरेटर को बोले कि ये काम ऐसे करना है, तो वो करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब बनेगा और ये प्रोडक्ट हमारी गाड़ी में लगने के बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यह है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम रिस्क के इम्पैक्ट को चेंज कर देते हैं या उसके उसके जो इम्पैक्ट आने वाला है और उस कंडीशन को ही थ्रू डिज़ाइन या थ्रू प्रोसेस चेंज अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का रिस्क के लिए एक्शन हो सकता है। रिस्क को शेयर भी कर सकते हैं। आज के डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि एक महीने से कंपनी नहीं चल रही और कोई सेल नहीं हो रही, फाइनेंशियल क्रंच आ गया। उन्होंने क्या किया, रिस्क तो बहुत बड़ा है, सबको सैलरी देनी है। उस रिस्क को उन्होंने ट्रांसफ़र किया 10% रिडक्शन करके या 30% सैलरीज में रिडक्शन करके। रिस्क को शेयर कर लिया। कुछ रिस्क का एम्प्लॉइज हैंडल कर रहे हैं, कुछ रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन ले रही है। इस तरीके से हम अपनी रिस्क को शेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारे इन हाउस में रिजेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस रिस्क को हम कुछ उस प्रोडक्ट को हम आउटसोर्स करके दूसरे से बना के उस रिस्क को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और कुछ अपने पास बनाए और कुछ बाहर से बनाए, रिस्क शेयर भी हो गया। और कुछ रिस्क ऐसी होती है कि जिसको हम ना कम कर सकते हैं ना उसके सोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, बट हमें उसके साथ रहना है। हमारे कंपनी में पावर है। अब पावर तो चाहिए चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ना तो हम उसको कम कर सकते हैं ना हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट हम एक डिसीजन दे करके, हमने जने डीजी सेट लगाए हुए हैं और उसमें हमने शॉप फ्लोर के अंदर एक
लाइट लगा दी कि कब हमने डीजी स्टार्ट किया है, और कंपनियां कर भी रही है। तो वो क्या है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया सारे शॉप फ्लोर को कि भाई अब चेंज ओवर होने वाला है, सो दैट कि वो उस शॉर्ट को ना बनाए। सो वो जो मशीन के अंदर जो शॉर्ट होता है, जो रिजेक्ट हो जाता है, उसको हम रोक लेते हैं। सो इस तरीके से हम थ्रू इन्फॉर्मेशन भी, या हमने प्रॉपरली इन्फॉर्म किया हुआ है कि अगर ये रिस्क आएगी तो हमें ये करना है, वो जो कंट्रोल प्लान में हमने रिएक्शन प्लान्स डिफाइन किए हुए। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स का, या जो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं कुछ नया करें। लाइक कोई हमें एक अपॉर्चुनिटी ऑलवेज है, नॉक करती है एक बार, अगर हमने उसको ट्रैप करके और उस चीज़ के ऊपर एक्ट कर दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट हो जाती है। सो कुछ नया जो हम रूटीन में नहीं कर रहे हैं, लाइक अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, कुछ नया सिस्टम या कुछ नई प्रैक्टिसेस हमने स्टार्ट कर दी। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जो अभी करंट प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके अंदर काफ़ी रिस्क है, उसकी मार्केट की डिमांड कम हुई, तो हम नए प्रोडक्ट में चले गए। नए मार्केट्स को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम डोमेस्टिक मार्केट में कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट मार्केट को भी ट्रेस करके और वो नया मार्केट लिया, तो वहाँ हमारा प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो गई। सो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एड्रेसिंग न्यू प्रोडक्ट, कुछ नए प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नए तरीके से एड्रेस करें, नई उसके अंदर डिज़ाइन चेंज करके। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स, हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। और अदर पॉसिबिलिटी टू एड्रेस कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन नीड, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज अगर निकल के आती हैं तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। So while planning quality management system refer to context of organization and needs expectation of interested parties. So जब भी हम कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान करेंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उनको भी कंसिडर करके हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करना है। Determine risk and opportunity that need to be addressed to assure quality management system can achieve the intended result, enhance desirable result effects, prevent or reduce unintended effects, achieve improvements. So जब भी हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सो उसमें हमें ये एड्रेस करना, ये ध्यान देना है कि हमारे जो इंटेंटेड रिजल्ट्स या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल्स एंड विजन एंड मिशन है उसको अचीव कर सकें, उस तरीके से हमें उनको एड्रेस करना है। और जो हमारे डिजायरेबल इफेक्ट्स हैं, मीन्स जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम है। अनइंटेंडेड इफेक्ट्स मीन्स जो हम नहीं चाहते हैं वो कम हो। सो पॉजिटिव जो रिस्क है वो ज़्यादा हो और जो नेगेटिव रिस्क है वो कम से कम हो। और कोशिश करें कि हर जगह पे हमारी जो एक्शंस हो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हो। So plan and action to address risk and opportunity and way to integrate and implement action into quality management system. So हमें जो भी हमने एड्रेस किए हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में, जो भी हमने एक्शंस डिसाइड किए हैं, उसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करें और उसको शॉप फ्लोर तक इम्प्लीमेंट करें। दैट मे बी थ्रू कंट्रोल प्लान, दैट मे बी थ्रू FMEA, दैट मे बी थ्रू SOPs। सो उनके अंदर हम इम्प्लीमेंट करें उन एक्शंस को जो हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की एनालिसिस करने के बाद डिसाइड किए, एंड देन इवेलुएट करें उसके इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस का। इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारी बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट्स रेगुलरली आ रही हैं, और हर कंप्लेन के अगेंस्ट में, क्योंकि कंप्लेन इज ए रिस्क, हर कंप्लेन के अगेंस्ट में हमने कुछ एक्शंस डिसाइड किए। लेकिन क्या वो साल भर बाद वो एक्शन आज की डेट में भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं? नॉर्मली ये होता है कि ऑडिट के दौरान जब हम शॉप फ्लोर पर जाते हैं तो 6 महीने पहले वो कंप्लेन आई थी, हमने कुछ एक्शंस डिसाइड किए थे, बट आज की डेट में वो एक्शन सारे लोग भूल चुके हैं। सो बीच बीच में हम 6 महीने या 3 महीने फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमने एक्शंस लिए थे उन एक्शंस को वेरीफाई करें थ्रू इंटरनल ऑडिट या थ्रू शॉप फ्लोर विजिट। सो एक्शन प्लान टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी to be appropriate to potential impact of conformity of product and services। तो जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंफर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाले, प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, मीन्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, हमारा प्रोडक्ट ओके बने, उसकी वो स्पेसिफिकेशन को
मीट करे, उस डायरेक्शन में हमें सारे एक्शंस का प्लान करना है। रिस्क एनालिसिस हमें हर लेवल पे करना है। हमें जो IATF के अंदर मिनिमम रिस्क एनालिसिस इन चीज़ों पे तो ज़रूर ही करना है, लाइक लेसन लर्न फ्रॉम प्रोडक्ट रिकॉल्स। अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से रिकॉल हुए हैं, मतलब वापस आए मार्केट के अंदर, या एक्चुअल फील्ड के ऊपर जो फेल हुए हैं, उसको हम वापस, जब हमारा कस्टमर वापस करता है, वापस भेजता है, दैट कॉल्ड ए रिकॉल्स, या हम गाड़ियाँ वापस बुला करके उस पार्ट को चेंज करते हैं, तो उसे प्रोडक्ट रिकॉल करते हैं। तो उसके अंदर से जो हमने लर्निंग करी है, उसके लिए एटलीस्ट हम रिस्क एनालिसिस में उसको कंसीडर करें। प्रोडक्ट ऑडिट्स के अंदर जो हमारी NCs या नॉन कन्फर्मिंग्स या जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उसके ऊपर रिस्क एनालिसिस करें। फील्ड रिटर्न्स एंड रिपेयर के ऊपर हम रिस्क एनालिसिस करें, जो फील्ड से रिटर्न्स आ रहे हैं या जो रिपेयर के लिए हमारे पास कस्टमर से वापस आ रहे हैं मटेरियल, या हम कस्टमर के पास जा कर के रिपेयर कर रहे हैं, सो उसको भी हम रिस्क एनालिसिस का पार्ट बनाएं, एटलीस्ट उसका रिस्क एनालिसिस जरूर करें। कस्टमर कंप्लेन का हम रिस्क एनालिसिस जरूर करें। स्क्रैप एंड रिवर्स का हम रिस्क एनालिसिस जरूर करें। एंड जो उसमें से एक्शंस निकल के आए, उन एक्शंस को हम डॉक्यूमेंटेड करें और उन एक्शंस को हम अपने सिस्टम में लेके आए थ्रू कंट्रोल प्लान, थ्रू SOPs। सो वो जो भी हमने एक्शंस डिसाइड किए हैं, उसका हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है और उसको रिटेन करना है, सो दैट हम बीच बीच में जब भी रिव्यू हमारी फ्रीक्वेंसी हो रिस्क की, क्योंकि मैंने पहले भी बात करी थी कि ये रिस्क एनालिसिस इज ए लाइव, सो इसको हम बीच बीच में रिव्यू करते रहें, बीच बीच में एनालाइज करते रहें, क्योंकि रिस्क चेंज होते रहते हैं। 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ नए रिस्क आ जाते हैं, और जो रिस्क ऑलरेडी आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, मे बी वो बाद में वो रिस्क रिलीवेंट ना हो, या उसके सोर्स का एलिमिनेट हो गए हों, या वो ख़त्म हो गए हों बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव एक्शन। सो प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब यह है कि कोई चीज़ जो अभी तक हुई नहीं है, मीन्स हमारी फैक्ट्री में कभी आग लगी नहीं है, सो वो जो चीज़ नहीं हुई है, उसको हम पहले से ही उसको एज ए आइडेंटिफाई इन द फॉर्म ऑफ रिस्क, एंड उसके अगेंस्ट में हम एक्शंस डिसाइड कर लें। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। द वर्ड इज कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। पोटेंशियल मीन्स जो आ सकती है नॉन कन्फर्मिटी, टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। सो उसकी जो दोबारा से वो ना हो, उसके लिए जो एक्शंस लें, उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कह रहे हैं। सो दैट आर दी अप्रोप्रिएट टू सिविरिटी ऑफ पोटेंशियल इशू। जो सिविरिटी का मतलब है कि हमारा इफेक्ट कितना है, लाइक अगर कोई डेथ हो सकती है, रोड एक्सीडेंट है, तो वो हायर सिविरिटी है। जो सेफ्टी से रिलेटेड है, वो हायर सिविरिटी होती है। सो वो उनको हमें सबसे पहले एड्रेस करना है। इस्टेब्लिश प्रोसेस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिस्क। सो जितने भी हमारे रिस्क के जो नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं, जिनके कारण जो चीज़ हम नहीं चाहते, और वो भी उसका इफेक्ट जो है बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, सो उसको हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। डिटरमाइन दी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज आ सकती हैं। इवेल्युएट एंड नीड एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिंग्स। सो जो नॉन कन्फर्मिंग की आने की जो चांसेस हैं, उसको हम प्रिवेंट करें, वो ना आए। डिटरमाइन इम्प्लीमेंटिंग एक्शन टू नीड इट। सो जो भी हमने एक्शंस डिसाइड किए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें थ्रू मे बी कंट्रोल प्लान या सॉफ्ट फ्लोर के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करके। उनके वो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को हम रिटेन करें, और जो हमने एक्शंस लिए हैं उसको भी रिटेन करें। रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव एक्शंस। सो बीच बीच में हम ऑडिट करके, इंटरनल ऑडिट करके, या जो भी हमने पास्ट में एक्शंस लिए हैं उसको वेरीफाई करें कि वो आज भी इफेक्टिव है। सो दैट इज कॉल्ड ए रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव एक्शंस। यूटिलाइज लेसन लर्न टू प्रिवेंट रीअकरेंस इन द सिमिलर प्रोसेस। सो हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट। अगर हमें एक जगह पर एक पार्ट में कुछ लर्निंग मिली है, तो सिमिलर टाइप के सारे पार्ट्स के अंदर हम वो एक्शंस डिप्लॉय एडवांस में कर दें, तो ये भी एक तरीके से प्रिवेंटिव एक्शन होता है, जैसा कि हम कस्टमर कंप्लेंट्स में करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंटीजेंसी प्लान। So identify and evaluate internal and external risk to all manufacturing process and infrastructure. So हमें सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और हमारे टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग
यूटिलिटी, सो वो सारे सबका हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं. देन वी हैव टू प्लान डिफाइन द कंटीजेंसी प्लान अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क. सो उस रिस्क के कारण हमारे को क्या नुकसान हो सकता है, उसके आधार पे हमें कंटीजेंसी प्लान बनाना है. मतलब वो जब रिस्क हमारे पास आए तो हम क्या एक्शन लेंगे उस वक्त जब वो रिस्क आएगा, लाइक ट्रबल शूटिंग. सो कंटीजेंसी प्लान इज नथिंग, इट इज अ ट्रबल शूटिंग. जब वो रिस्क हमारे सामने आ जाए तो उस वक्त हमें क्या करना है, सो दैट वो पूरी टीम को क्लियर हो कि ये रिस्क आ गया तो अब हमें क्या करना है. लाइक MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स, वहां पे लिखा होता है पर्टिकुलर कोई केमिकल पी लिया किसी ऑपरेटर ने तो हमें क्या करना है. सो दोज आर कंटीजेंसी प्लान्स. सो ये हमें कंटीजेंसी प्लान हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफाइन करना है और उसको लिंक करना है रिस्क एनालिसिस से. जो रिस्क के एनालिसिस से जो एक्शंस निकल के आए और वो जो रिस्क हमारे एलिमिनेट नहीं हो सकते उसके अगेंस्ट में क्या कंटीजेंसी रखनी है और उसको हमें डॉक्यूमेंटेड करना है और कम्युनिकेट करना है सबको. हमें जो मिनिमम एज पर IATF जिसके ऊपर हमें कंटीजेंसी बनानी है, जो IATF की डिमांड है वो है की इक्विपमेंट्स. की इक्विपमेंट्स मीन्स जो हमारे पास मशीन एक ही है, अगर वो फेल हो जाए तो कस्टमर की लाइन रुक सकती है. यूटिलिटी का मतलब आप समझते हैं, पावर हो गया, वाटर हो गया, जिसके थ्रू हमारी ऑपरेशन चलती है, एयर हो गई. सो उसकी भी हमें कंटीजेंसी बना के रखनी है कि अगर वो एक ही कंप्रेसर है तो हम क्या करेंगे, या अगर हमारी पावर नहीं आती तो हम क्या करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंटरप्टेशन आ जाती है तो उसके लिए भी हम बना के रखेंगे स्पेस. सपोज करो किसी शॉप फ्लोर में बिल्डिंग गिर जाती है या रस्ट लग जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, या पर्टिकुलर किसी शॉप फ्लोर के ऊपर कोई मेजर डिजास्टर हो जाता है तो हम क्या करेंगे. सो इंटरप्टेशन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, लाइक अगर हमारे जॉब वर्कर्स हैं या हमारे सप्लायर्स हैं, अगर वो हमें टाइम से माल नहीं दे पाते या उनके यहाँ पे कोई प्रोसेस का फेलियर हो जाता है तब उस केस में हम क्या करेंगे. नेचुरल डिजास्टर्स, इवन दो दिस कोरोना इज आल्सो ए नेचुरल डिजास्टर, बट ये किसी भी रिस्क एनालिसिस में किसी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया था, इसलिए इसकी कोई कंटीजेंसी थी नहीं पूरे वर्ल्ड में. तो हम इसको अभी परेशान हैं, धीरे धीरे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो नेचुरल डिजास्टर में लाइक भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, तो उसके लिए अगर वो जो चीज़ें हमें मालूम है, जो हमारे को मालूम है कि हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, तो उसके लिए हमारी क्या कंटीजेंसी है, हम उस वक्त अगर वो होगा तो हम क्या करेंगे. फायर के केस के अंदर अगर हमारी फैक्ट्री में आग लग जाती है या फायर का एक्सीडेंट हो जाता है तब हम क्या करेंगे. लेबर की शॉर्टेज की केस में हम क्या करेंगे अगर हमारी लेबर नहीं आती या लेबर छुट्टी पर चली जाती है. साइबर अटैक ऑन IT. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इवन दो आज की डेट में तो हम सारा डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन पे हैं और वो सब कुछ अगर सॉफ्ट के अंदर हो गया. सो आपने रैमसन भी सुना होगा, जो वायरस आया था हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में. सो अगर हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे कंपनी की वेबसाइट में अगर कोई वायरस आ जाता है या कोई साइबर का अटैक हो जाता है तो उस केस में हमारी क्या कंटीजेंसी होगी. एंड एक सिस्टम भी हमें बनाना है कि अगर कुछ ऐसी रिस्क आ जाती है तो हम कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे और अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज जो एक्सटर्नल और इंटरनल है उनको कैसे हम बताएंगे और उस सिचुएशन के अंदर हम कस्टमर के ऑपरेशंस के लिए या हम क्या कर रहे हैं वो कस्टमर को हम बता पाएँ, सो दैट कि कस्टमर ज़्यादा रिस्क में ना चला जाए. नाउ कंटीजेंसी प्लान को हमें बीच बीच में पीरियोडिकली टेस्ट करना है. टेस्ट करना मतलब वो रिस्क हमें सिमुलेट करनी है. वो रिस्क अभी जो आई नहीं है हमें सोच के चलना है कि वो रिस्क आ गई है, और जो हमने प्लान बनाए थे उसको हम ट्रायल करके देखें कि वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसकी इफेक्टिवनेस आ रही है कि नहीं आ रही है. सो आप अगर साल में, 6 महीने में या 5 साल में जो जिस तरह की कंटीजेंसी है उसके हिसाब से हम उसका प्लान बना सकते हैं. लाइक कुछ कंटीजेंसीज ऐसी है लाइक भूकंप या डिजास्टर का, तो वो हम ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते और ऐसा सिमुलेट ऐसा सोच करके हम हर साल नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट लगती है. तो मे भी उसको हम 5 साल में एक बार ट्रायल करके देख लें कि वो हमारी जो हमने कंटीजेंसी डिसाइड करी है या जो भी हमने एक्शन प्लान डिसाइड किए क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं. कंटीजेंसी प्लान को बीच बीच में रिव्यू करें, मिनिमम एनुअली, जो कि IATF की रिक्वायरमेंट है, और वो भी थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. मतलब हमें CFT के थ्रू सारी टीम को इन्वॉल्व करना है
एंड टॉप मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व बिकॉज कॉस्ट आती है जब भी हम कंटीजेंसी प्लान को का टेस्ट करते हैं या उसकी मॉक ड्रिल करेंगे तो उसमें एक रिसोर्स लगेगा। सो मैनेजमेंट की अप्रूवल इज मस्ट, और उसको अपडेट करें जब भी रिक्वायरमेंट हो, डॉक्यूमेंट करें कंटीजेंसी प्लान को, उसकी इंफॉर्मेशंस को रिटेन करें विद रिवीजन नंबर एंड अथॉरिटी, और अथॉरिटी जैसा कि मैंने ऊपर बोला कि वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ही साइन होनी चाहिए। Include provision to validate the manufacturing product, continue to meet customer specifications after the restart of production after emergency situation and if the regular shutdown procedure was not followed. So अगर कोई emergency या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो मेजर रिस्क हमारे सामने आ जाता है, और उसके बाद जब हम मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करें तो हम वेरीफाई करें कि हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट हो रही है कि नहीं हो रही। रेगुलरली हम कई बार प्लांट को शट डाउन करते हैं फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, या बीच में संडे के बीच में हमने बंद कर दिया, तो हमारा वो रेगुलर एक प्रोसीजर है कि हम सुबह आकर के सेटअप अप्रूवल और वो करेंगे। बट जब कोई मेजर इमरजेंसी हो जाती है, लाइक अब कोरोना के केस के अंदर अब कंपनियां 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट होंगी, तो हमें दोबारा से वो मेथड डिफाइन करना है कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी, क्योंकि 1 महीना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और उसके बाद क्या हमारी मशीनें वो सेम डिज़ायर रिजल्ट दे रही हैं जब हम बिफोर कोरोना के टाइम पे हम चल रहे थे। तो वो उस सिचुएशंस के लिए भी हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है और वैलिडेट करना है कि हमारे सारे प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की प्लानिंग करेंगे। सो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमें हर प्रोसेस के डिफाइन करने हैं, हर लेवल पे डिसाइड करने हैं, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट मिनिमम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर एक एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन होने चाहिए क्वालिटी पॉलिसी के एंड बिजनेस प्रोसेसेस के। एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो स्मार्ट हो, सो मेजरेबल होने चाहिए कि हम उसको मेजर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी, परसेंटेज, व्हाटएवर। एंड कोई भी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी हम कंसीडर करें, एंड रिलीवेंट टू कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट लीडिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो इनको भी ध्यान में रखें कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोडक्ट क्वालिटी के फोकस हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करें, लाइक नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन, रिजेक्शन परसेंटेज, रीवर्क परसेंटेज, and those objectives has to be communicated throughout the organization। जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हम उस टारगेट को कैसे मीट करें, और हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को रेगुलरली मॉनिटर करें, अपडेट करें, एंड उसको जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में उसको रिटेन भी करें, जिससे कि हमें याद रहे कि हमने पिछले साल से और इस साल में कितना इम्प्रूव किया है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ शेयर करना चाहूँगा। सपोज करो दिल्ली और आगरा के हाईवे के बीच में हम कहीं खड़े हैं, सो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें दिल्ली जाना है कि आगरा जाना है, तो मीन्स हमें पहले टारगेट सेट करना है। देन हमें अगर आगरा जाना है तो हमें कितनी टाइम बाद पहुँचना है, तो 2 घंटे में या 4 घंटे में या 6 घंटे में, या हम 1 दिन में, या हम 4 दिन बाद भी पहुंच सकते हैं, जो भी हमारा काम है उस हिसाब से। तो जो हमने टारगेट रखा, टाइम फ्रेम रखा 2 घंटे का, तो हम बाई एयर जाएंगे। तो उससे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज करें। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम कोई टारगेट्स या केपीआई डिसाइड कर रहे हैं तो उसके आधार पर हमारे रिसोर्स लगेंगे। तो उस रिसोर्स के को ध्यान में रख करके ही हमें टारगेट और टाइम फ्रेम को डिसाइड करना चाहिए। और अगर हम बीच में खड़े और हमें यही नहीं मालूम कि हमें आगरा जाना है कि दिल्ली जाना है, तो कई बार हम थोड़ा सा उधर चलेंगे, फिर उधर से एक धक्का मिलेगा हम इधर चलेंगे। सो ऐसा नहीं करना है, हमें क्लियर कट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सबको क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना क्या, कहाँ पे है, और हमें कितने देर में वहाँ पे पहुँचना है। So while planning the implementation of quality objectives, determine what is required to be done, क्या करना है, what resources are required, what time frame is required, what mechanism to be evaluated। So मैंने वो जो एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। So उस एग्जांपल से आप इसको कोरिलेट करेंगे तो होप यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू implement the quality objectives and define।
नाउ कम टू दी 6221, इंश्योर द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इस्टेब्लिश मीन्स उनको डिफाइन करके नीचे तक सॉफ्ट फ्लोर तक कम्युनिकेट करना है। मेंटेन करना है टू रिलीवेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस एट एवरी लेवल एंड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लास्ट पर्सन से लेके और टॉप मैनेजमेंट तक, सो सबको ये कम्युनिकेट प्रॉपरली होना चाहिए। Consider review results of interested parties and their relevant requirement with establishing quality objective and relevant performance target at least once in a year. So साल में एटलीस्ट एक बार तो हम दोबारा से उसको रिव्यू करें कि वो सारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रिलीवेंट हैं हमारे कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए। अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, सो वाइल इनिशिएटिंग चेंज टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो रिकॉर्ड करना है और कि वो पर्पस ऑफ चेंज क्या है, क्यों हम चेंज करना चाह रहे हैं, उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, अगर हम वो चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या हम उस चेंजेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, हम अपने प्रोसेस को दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं, या हम एसओपीज़ के अंदर एड्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लान में सारे एड्रेस कर लिए। एंड हमें ये भी ध्यान देना है कि उस चेंजेस के कारण हमारे को और कुछ रिसोर्स तो नहीं चाहिए, या हमारे रिसोर्सेज में कोई चेंज तो नहीं करना है। एंड दोबारा से रिव्यू करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में, क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं है, कोई नया रोल तो नहीं आ गया, कोई हमें नया रोल क्रिएट तो नहीं करना पड़ेगा। रोल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोल इज लाइक ए हाउ टू प्ले, means like whenever we play in the role of father, whenever we play in the role of son, so organization के अंदर भी हो सकता है कभी हम रिव्यू वाले रोल में हों, कभी हम अथॉरिटी वाले रोल में हों, और कहीं पर हम मैनेजमेंट वाले रोल में हैं, कहीं पर हम कंट्रोलिंग वाले रोल में हैं, कहीं पर हम एग्जीक्यूशन वाले रोल में हैं। सो हम रिव्यू करें कि कोई रोल दोबारा से, कोई रोल तो हमें नहीं डिफाइन करना है, कोई इंजीनियर तो नहीं हमें लगाना है, कोई हमें कंट्रोलिंग के लिए कोई एक नया आदमी तो नहीं डालना है। और जब हमने रोल डिसाइड कर लिया तो उस रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और उसके पास क्या अथॉरिटीज़ होंगी, ये हम प्रॉपरली डिफाइन करें और कम्युनिकेट करें। सो होप है कि यू हैव क्लियर दिस planning clause, and tomorrow onward we will discuss the clause number 7, which is related to resource. So thank you for watching.